फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं ऊषा स्टडी पॉइंट में F.W. टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। वास्तव में देखें तो फ्रेडरिक टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत क्या था। इसका जो सार है वो ये है कि किसी भी संगठन में, किसी भी फैक्ट्री में जो कार्य होता है उसमें वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग द्वारा दक्षता को बढ़ाना, जिससे जो श्रमिक हैं उनको भी लाभ हो, उनका वेतन अधिक से अधिक हो, वो समृद्धि की तरफ बढ़ें, उनको मजदूरी अधिक मिले और मजदूरी दर का निर्धारण भी वैज्ञानिक तरीके से ही हो। साथ ही जो जो मैनेजमेंट में होते हैं या जो कह सकते हैं जो नियोक्ता हैं या जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनको भी लाभ हो, यानी उत्पादन अधिक से अधिक हो, तो श्रमिकों को भी बेनिफिट हो और जो नियोक्ता हैं जो मैनेजमेंट में है उनको भी बेनिफिट हो। साथ ही जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, उसको भी कम प्राइस पे सस्ते दामों में अच्छा जो है प्रोडक्ट मिले। तो ये हर प्रकार से जो है तीनों को इसमें लाभ हो और जो पूरा संगठन है, जो उत्पादन है या जो कार्य है उसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाए। तो इसी को हम देखेंगे थोड़ा डिटेल में। तो फ्रेडरिक टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत देखने से पहले कुछ हम बेसिक जानकारियाँ भी ले लेते हैं। इनका पूरा नाम फ्रेडरिक विंस्लो टेलर है, जिसको हम F.W. टेलर कहते हैं शॉर्ट में। वैज्ञानिक प्रबंध के इनको पिता या जनक कहा जाता है। इन्होंने जो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत दिया उसको टेलरवाद भी कहा जाता है या द्वितीय औद्योगिक क्रांति भी कहा जाता है। और इनकी जो पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो 1911 में प्रकाशित हुई, उसमें इन्होंने इस सिद्धांत को दिया है। कुछ और बेसिक बातें देख लेते हैं। 1856 में इनका जन्म हुआ था जर्मनी में और 1915 में इनकी डेथ हो गई थी। शिक्षा इनकी फ्रांस और जर्मनी से ली गई। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध का जो सिद्धांत है वो जो मूल सिद्धांत है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो तो बाद में आया। उससे पहले जो है प्रारंभिक, इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध के जो प्रारंभिक 4 सिद्धांत बताए थे, तो उसमें इन्होंने ये कहा था कि प्रत्येक दिवस का एक सुपरिभाषित कार्य होना चाहिए कि किसी श्रमिक या कर्मचारी को किसी एक दिन में क्या कार्य करना है। दूसरा कि कार्य की जो दशाएं हैं कि वहाँ पे प्रॉपर लाइट हो, प्रॉपर जो है वो प्रमाणित और मानकीकृत जो है कार्य दशाएँ हों और उनके काम का घंटा निर्धारित हो, अवकाश का भी समय निर्धारित हो। सफलता के लिए पुरस्कार दिया जाए, यानी कि यदि कोई अतिरिक्त कार्य करता है तो उसको बोनस दिया जाए, अतिरिक्त पे किया जाए। और असफलता के लिए दंड, यानी उनके जो कार्य का एक टारगेट दे दिया जाए श्रमिकों को कि ठीक है आपको इतना कार्य करना है। यदि कोई काम चोरी करता है, नहीं कार्य को कर पाता है, तो उसके उस दिन के पेमेंट से कुछ कमी की जाए। तो इस तरह की चीज़ें कहीं, इसको प्रमुख रूप से इन्होंने एक व्यवस्थित रूप दे करके जब इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसको वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत कहते हैं, उसके हम विशेषताएं देख लेते हैं। यहाँ से हम इस टॉपिक को प्रॉपर शुरू करते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के प्रमुख इनके सिद्धांत क्या हैं, तो देख लेते हैं। कार्य के लिए वैज्ञानिक पद्धति का विकास, ना कि अंगूठा नियम। और क्या विशेष सिद्धांत है, कर्मचारियों का वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण। तीसरा है प्रबंधकों एवं कार्मिकों के मध्य समन्वय, जिसको मानसिक क्रांति कहा गया, कि इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे सारे हेडिंग को। कार्यों एवं उत्तरदायित्व का समान विभाजन। और पांचवा है कार्यात्मक फोरमैनशिप। तो ये वैज्ञानिक प्रबंध के प्रमुख 5 सिद्धांत हैं। इसको हम आगे देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, कार्य के लिए वैज्ञानिक पद्धति का विकास, न कि अंगूठा का नियम। इसका मतलब है कि जो भी कार्य किया जा रहा है किसी भी संगठन में, किसी भी फैक्ट्री में, कहीं पर भी, तो उसमें जो है वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग हो। जैसे उसमें मशीनों का प्रयोग किया जाए और कार्यों का बंटवारा भी साइंटिफिक तरीके से हो। प्रत्येक कार्य को साइंटिफिक वे में किया जाए, व्यवस्था के तहत किया जाए, ना कि अंगूठा का नियम। यहाँ पे रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि परंपराओं, प्रथाओं से या रूढ़ियों के तहत जो चीज़ें चली आ रही हैं उसे कभी चेंज ना करना। जैसे मान लीजिए गाँव में कृषि होती थी, लकड़ी का हल होता था, उसी से जोतते हैं आज भी खेत को, है ना। तो उसको चेंज करके साइंटिफिक चीज़ें कि कैसे हल जो है लोहे के आ गए, अलग अलग तरीके के आ गए, अलग अलग कटाई की मशीनें आ गई। तो वैज्ञानिक पद्धति का मतलब है कि तकनीकी का प्रयोग करना। जो भी कार्य हो रहा है उसमें परंपराओं, प्रथाओं, रूढ़िगत विश्वासों पे चले आ रही पुरानी चीज़ों को बदल करके और वहाँ पे तकनीकी के प्रयोग को जोड़ देना। फिर कर्मचारियों का वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण, यानी इसका मतलब ये है कि किसी भी संगठन में जो कर्मचारी काम करेंगे उनकी जो नियुक्ति हो, यानी उनका जो चयन हो वो वैज्ञानिक पद्धति से हो, यानी उनकी योग्यता के आधार पे, उनकी कुशलता के आधार पे उनका चयन हो और जिस कार्य के लिए चयन हो रहा है वही कार्य उनसे करवाया जाए। साथ ही उन्हें उनके कार्य विशेष में प्रशिक्षण भी अच्छी तरीके से दिया जाए ताकि वो कार्य को अत्यंत दक्षता और कुशलता से करें और कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन भी करें और वो संतुष्ट भी रहें। अगला है प्रबंधकों एवं कार्मिकों के मध्य समन्वय, यानी मानसिक क्रांति जिसको कहा। उसका मतलब ये है कि इन जनरल क्या होता है कि किसी भी संगठन में जो प्रबंधक हैं और जो श्रमिक हैं, यानी निम्न वर्ग के कर्मचारी हैं, इनमें सहयोग नहीं, एक तरह की टकराव या एक टकराव देखने को मिलता है। बॉस जो है अपने आप को मजदूरों के
मज़दूरों के पैरेलल नहीं समझते, वो सोचते हैं कि हाँ हम बड़े हैं, ऊपर के लेवल के हैं, और जबकि श्रमिक जो है यही सोच करके उसका भी उससे क्या रहता है, एक तरह की टकराव की स्थिति है, उसको चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे दोनों के विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन करना चाहते हैं कि दोनों ये समझे कि दोनों का हित एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और यदि उत्पादन बढ़ेगा तो श्रमिकों को भी फायदा होगा क्योंकि उनकी मजदूरी बढ़ेगी, और प्रबंधकों का या नियोक्ता का उत्पादन बढ़ेगा तो इससे उनका भी लाभ होगा। तो इसके लिए क्या करें कि आपस में कनेक्टिविटी हो और सहयोग हो, ना कि टकराव की स्थिति हो प्रबंधकों और कार्मिकों के मध्य। कार्य एवं उत्तरदायित्व का समान विभाजन। इस यहाँ पे टेलर ये कहना चाहते हैं कि कई बार क्या होता है कि जितने भी कार्य होते हैं सर्वाधिक कार्य जो है श्रमिकों पे थोप दिया जाता है, अत्यधिक कार्य उनसे लिया जाता है, जबकि जो प्रबंधक हैं वो अत्यंत कम काम करते हैं। तो यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि कम से कम प्रबंधकों को वो सभी कार्य करना चाहिए जो वो करने के योग्य हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रबंधक हैं या नियोक्ता है तो वो कुछ भी ना करें या बहुत केवल आदेश देने का कार्य करते रहें, सारा काम मजदूरों और श्रमिकों पे थोप दें। तो कि समान उत्तरदायित्व होना चाहिए का जो है कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का समान विभाजन होना चाहिए। यानी कोई भी कार्य है या उत्तरदायित्व है मैं उस उत्तरदायित्व है उसमें प्रबंधक भी अपनी भूमिका को समझें और निभाएं। कार्यात्मक फोरमैनशिप, ये कहा जाता है कि आदेश की एकता के सिद्धांत के विरोध में है, क्योंकि टेलर का ऐसा मानना है कि कोई एक व्यक्ति इतना स्पेशलिस्ट नहीं होता कि वो हर चीज़ों को बता सके। तो इसलिए इन्होंने एक सिद्धांत दिया, टेलर ने, कार्यात्मक फोरमैनशिप इसको बोलते हैं। यानी इनका कहना है कि एक जो व्यक्ति है, एक कर्मचारी है, वो जो है अधिकतम 8 लोगों के आदेशों को ग्रहण कर सकता है। इसको भी उन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया, एक उत्पादन और एक होता है कि कुशलता के आधार पे। यानी कि मान लीजिए एक ही व्यक्ति हो सकता है कि उसको व्यवहारिक ज्ञान हो किंतु तकनीकी ना हो। पुराने जितने सीनियर्स होते हैं उन्हें किसी भी संगठन के व्यवहारिक बातों का ज्ञान होता है और कई बार टेक्निकल चीज़ों का नहीं होता, जैसे बिजली की मशीन है ख़राब हो गई तो कैसे ठीक होगी, ये सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि एक कर्मचारी को अधिकतम 8 का जो है आदेश वो प्राप्त कर सकता है यहाँ पे, ताकि कार्य अच्छे से हो, जिसमें योग्य है वो उसके बारे में आदेश दे सकता है। फिर यहाँ कह रहे हैं श्रमिकों से बेहतर परिणाम पाने के लिए 3 प्रकार के इन्होंने अध्ययन किए। पहला, समय का अध्ययन। इसमें इन्होंने टेलर ने ये कहा कि जो समय है, कार्य की अवधि है वो निर्धारित होनी चाहिए, जो अवकाश का अवधि है वो भी निर्धारित होनी चाहिए, कितने घंटे काम करना है, काम में कब ब्रेक लेना है, किस समय ब्रेक लेना है, कितने समय का ब्रेक लेना है। तो ये इन्होंने समय का अध्ययन किया। दूसरा, गति का अध्ययन किया। गति का मतलब यहाँ गतिविधियों से है, स्पीड नहीं है, ये गतिविधि के बारे में है कि हमें उन गतिविधियों को, कार्य के दौरान ऐसी गतिविधियाँ जो कामचोरी को बढ़ावा देती हैं, जैसे गप्पे मारना या लंच कर रहे हैं तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम को खींच लेना, तो ऐसी गतिविधियां जो उत्पादकता को कम करती हैं उनमें कमी करना, उसको एडजस्ट करना, उसके लिए अलग से टाइम देना ताकि कार्य के दौरान कामचोरी ना हो। और तीसरा है कार्य का अध्ययन। तो इसमें इन्होंने ये बताया कि कार्य का जो है किस प्रकार से सरलीकरण हो कि वो जो है प्रभावशाली तरीके से कार्यों को किया जा सके, जो जिस कार्य में जो है दक्ष है वो उस कार्य को करे तथा उसे उस हिसाब से जो है कार्यों में वैज्ञानिक तरीकों के प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाए। आगे देखते हैं वैज्ञानिक प्रबंध की अब विशेषताएं क्या क्या हैं। विशेषताओं वो तो हमने देखा, वैज्ञानिक प्रबंध के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं। यहाँ विशेषताओं में देखें तो वैज्ञानिक प्रयोग प्रत्येक चीज़ में, चाहे वो कार्य करने में हो, मशीनों का प्रयोग, तकनीकों का प्रयोग, एक वैज्ञानिक तरीके से कार्यों का डिवाइडेशन हो, मानवीय दृष्टिकोण, यानी जो है कहते हैं कि मानवीय दृष्टिकोण पे भी ये बल देते हैं। कहते हैं कि जो है कारखाने में कार्यरत सभी कर्मचारियों के बीच औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक जो है संबंध भी रहता है। तो ऐसे में कोई भी संगठन जो है अगर अनौपचारिक संबंधों को महत्व नहीं देगा तो वो श्रमिकों का सहयोग नहीं प्राप्त कर सकता है। तो मानवीय दृष्टिकोण भी रखते हैं। साधनों का अधिकतम उपयोग की ये बात करते हैं कि जितने भी संसाधन हैं, कम संसाधनों से अधिक बेहतर परिणाम कैसे प्राप्त किया जाए। व्यक्तित्व के विकास पे, यानी जो जिस कार्य को करता है उसको इतना प्रशिक्षण वगैरह दे के उसको दक्ष कर दिया जाए कि वो संगठन के लिए उपयोगी हो सके। फिर प्रेरणादायक या वैज्ञानिक मजदूरी दर का मतलब है कि कार्य के हिसाब से जो है मजदूरों को मजदूरी दी जाए। यदि कोई अतिरिक्त कार्य करता है तो उसको बोनस दिया जाए, पुरस्कार दिया जाए, एक्स्ट्रा पेमेंट किया जाए। यदि कोई कम काम करता है तो उसकी आलस्य को दूर करने के लिए उसमें कुछ दंडात्मक कार्रवाई हो या उसके कटौती उसमें किया जाए। तो वैज्ञानिक मजदूरी दर की बात करते हैं जो प्रेरणादायक हो, यानी ज़्यादा कार्य करिए या अच्छा कार्य करिए तो अतिरिक्त पाइए, और यदि अच्छा काम नहीं है तो कटौती भी वेतन में की जा सकती है। देखिए, कार्यात्मक दृष्टिकोण का मतलब है कि इनके वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता ये है कि इनकी बातें हवा में नहीं कही गई हैं। इनका ये फंक्शनल अप्रोच है, यानी इन्होंने इसको करके इसको जो है देखा है, अपने सिद्धांत को दिया हुआ है।
तो इसलिए भी ये सिद्धांत क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर कार्य विभाजन और विशिष्टीकरण का मतलब है कि व्यक्तियों के बीच कार्यों का विभाजन कर दिया जाए, निश्चित कर दिया जाए कि किसको क्या कार्य करना है। और कार्य विशिष्टीकरण का मतलब है कि जो जिस कार्य में दक्ष है उसको वही कार्य सौंपा जाए। आलोचना भी की जाती है टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की। तो श्रमिकों द्वारा और नियोक्ता या प्रबंधकों दोनों द्वारा अलग अलग आलोचना की गई है। श्रमिक ये कहते हैं कि रोजगार के अवसर में कमी होगी, क्योंकि मशीनीकरण होगा, तकनीकीकरण होगा, तो क्या होगा कि श्रमिकों की कम आवश्यकता पड़ेगी, इससे रोजगार के अवसरों में कमी होगी। निरस्ता की समस्या इसलिए उत्पन्न होगी कि ये जो टेलर हैं वो विशिष्टीकरण की बात करते हैं, यानी जो व्यक्ति जिस कार्य में दक्ष है केवल उन्हीं कार्यों को करे, तो एक ही कार्य को करते करते व्यक्ति क्या हो जाएगा, नीरस हो सकता है। श्रम संघों को कमजोर करना, यानी जो अगर इतना ज़्यादा सहयोग रहेगा प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच, अनौपचारिक संबंध रहेगा जैसा कि टेलर कहते हैं, तो श्रम संघों की प्रासंगिकता ही क्या रह जाएगी, जो कि मजदूरों या श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि श्रमिकों का क्या होगा, इससे शोषण होगा। तो ये कहते हैं कि श्रमिकों का शोषण ऐसे होगा कि जो अच्छा कार्य करेगा तो उनकी केवल भर्तियां होंगी, और जो है अगर इसमें जो है उत्पादन जो अधिक करेगा उसको अतिरिक्त पेमेंट भी दिया जाएगा। और अगर उत्पादन में कभी कमी होती है तो इससे क्या होगा कि उनके जो है वेतन में कटौती हो जाएगी। तो इसको ज़रूरी नहीं ऑनेस्टली कोई फॉलो करे, इसके द्वारा श्रमिकों का शोषण भी किया जा सकता है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था भी कह के इसकी आलोचना की जाती है, क्योंकि इसमें जो है ये कहते हैं टेलर की कहते हैं कि अलोकतांत्रिक व्यवस्था इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो दक्ष हैं उनको अवसर दिया जाएगा, सभी को समान रूप से अवसर नहीं मिलेगा। दूसरे ये कहा जा रहा है कि एक कर्मचारी 8 प्रबंधकों के अधीन कार्य कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि प्रबंधकों का महत्व तो बढ़ेगा, लेकिन श्रमिकों के ऊपर बोझ बढ़ता जाएगा। उन्हें 8 जो है ऊपरी अधिकारियों से आदेश प्राप्त करना पड़ेगा, जिससे उन्हें भ्रम भी उत्पन्न हो सकता है, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। फिर क्या है, आर्थिक मानव, इसलिए भी आलोचना होती है क्योंकि इन्होंने जो इनका मुख्य बल है, तो ये कहते हैं उनकी सैलरी बढ़ा दो तो वो कार्य अधिक करेंगे, मशीनीकरण कर दो। तो इन्होंने एक तरीके से आर्थिक मानव की संकल्पना, इनका ज़्यादा जोर किस पे है कि आर्थिक मानव पे, कि व्यक्ति क्या है उत्पादन का जो है एक टूल की तरीके से इन्होंने कहा है। आर्थिक मानव की संकल्पना के कारण भी इनकी आलोचना की जाती है। और नियोक्ताओं द्वारा इनकी आलोचना किन आधारों पे की जाती है, तो ये कहते हैं कि अत्यधिक खर्च होगा, क्योंकि नई नई मशीनें लगानी पड़ेंगी, नई नई तकनीकें लानी पड़ेंगी, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना पड़ेगा, उसमें भी खर्च अधिक बढ़ जाएगा। फिर उनकी नियुक्ति का जो तरीका है कि उनको जो है कैसे उनकी योग्यता की जांच होगी, ये सब चीज़ें खर्चीली हैं, छोटे संगठनों के लिए अनुपयुक्त हैं, उनके पास इतना फंड नहीं होता कि इतनी सारी चीज़ें कर लें। पुनर्गठन के कारण हानि होगी, यानी सारी जो परंपरागत व्यवस्थाएं हैं उनको हटा करके नई नई चीज़ों को अपनाने से जो है हानि होगी। कार्यशील व्यय में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। अस्थायी व्यवस्था है क्योंकि कोई भी व्यवस्था परमानेंट नहीं रहती, समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। जैसे आप देखते हैं कि इनके वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत एक समय पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था, बहुत इसका नाम था, लेकिन बाद में ये भी असफल होने लगा। फिर जो है आप देखते हैं कि इसके पश्चात जो है एल्टन मेयो का मानवीय सिद्धांत आता है। तो इस तरह कोई भी व्यवस्था स्थायी नहीं, यानी खर्चीली भी है, छोटे संगठनों के लिए अनुपयुक्त है, पुनर्गठन के कारण भी हानि होती है, और अस्थायी व्यवस्था भी है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इसने अपने समय में, जब ये 19वीं सदी में स्टार्ट हुआ, तो 19वीं और 20वीं सदी में इसका बहुत ही बोलबाला रहा। अनेक नए संगठनों ने इसको अपनाया भी, इससे लाभ भी कमाया, और वर्तमान समय में भी इनके सिद्धांतों को लोग फॉलो करते हैं। जो चयन होता है कर्मचारियों का वो योग्यता के आधार पे ही होता है। कार्य विशिष्टीकरण को भी अपनाया जाता है कि जो व्यक्ति जिसमें दक्ष है उसी के अकॉर्डिंग कार्य करे। प्रशिक्षण भी दिया जाता है, चाहे वो हमारे वहाँ देख लीजिए IAS IPS की हो, चाहे PCS की हो। तो ये सारी व्यवस्थाएं आज भी प्रचलित हैं, पहले भी प्रचलित थीं। और जो इनकी कमियां हैं, तो कमियां कम हैं और इनके जो फ़ायदे हैं वो ज़्यादा हैं। इसीलिए फ्रेडरिक टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत आज भी क्या है, प्रासंगिक है। आई होप सो कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैंने इनका पूरा कॉन्टेक्ट जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। आपका कोई सुझाव हो तो बता सकते हैं। और ये सभी कंपटीशन के लिए समान रूप से उपयोगी है, चाहे वो MA हो या फिर वो BA हो या 12th हो, 12th में भी है कहीं कहीं पे ये, और या फिर आप नेट JRF की तैयारी करते हो या TGT PGT की, तो ये समान रूप से उपयोगी है। अब अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।